K2 हमारे पास स्प्रिंग का स्टिफनेस था, x1 इज हायर देन x2, सो वी कैन से दैट K2 इज इक्वल्स टू K2 जो आपकी टोटल स्टिफनेस है वो क्या हो जाएगी, K2 ब्रैकेट में x1 माइनस x2। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों फोर्सेस क्या आ गए, K2 x1 माइनस x2। इसी तरह से यहाँ पे K3 दोनों मासेस के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे M2 और M3 के साथ, तो स्टिफनेस हमारी क्या हो जाएगी, K3 x2 माइनस x1। इसी तरह से यहाँ पे स्टिफनेस क्या हो जाएगी, यहाँ पे Kn इंटू xn माइनस 1 माइनस xn। तो यहाँ पे हमने तमाम फोर्सेस की जो वैल्यूज हैं वो हमने शो करा दी कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर K1 x1, K2 x1 माइनस x2, K3 x2 माइनस x3, K4 x3 माइनस x4, Kn xn माइनस 1 इंटू माइनस xn। तो तमाम वैल्यूज हमारे पास आ गई। सो ये हमने किस तरह से निकाला कि स्प्रिंग का जनरल फार्मूला क्या होता है कि स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इनटू द टोटल डिफ्लेक्शन। स्प्रिंग जब आप यूज कर रहे होते हो तो स्प्रिंग के लिए हमारी जो टोटल स्टिफनेस है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस उसके बाद मल्टीप्लाई हो जाती है टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग के साथ, वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरह से अब स्प्रिंग 1 जो है वो हमने कैलकुलेट किया, स्प्रिंग 2 जो है वो इज बिटवीन मास 1 एंड मास 2, स्प्रिंग 3 हमारा जो है वो कितना था, मास 2 और मास 3 के दरमियान था। इसी तरह से हमने जो है स्प्रिंग n-1 की बात की तो वो आपका n-1 4 और उनके दरमियान था, दोनों चीज़ों के दरमियान। तो इस वजह से हमने तमाम फोर्सेस की जो वैल्यूज थी वो हमने निकाल दी। अब तमाम फोर्सेस की वैल्यू यहाँ पे इस मेंबर के ऊपर आ गई कि मास 1 के ऊपर आपके दो फोर्सेस की वैल्यूज आ गई और एक्सीलरेशन भी साथ में है। इसी तरह से मास 2 के ऊपर, मास 3 के ऊपर, मास 4 के ऊपर या मास n के ऊपर। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या कहती हैं कि हम सॉल्व करते हैं। सो फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशंस, हम डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से ड्राइव करते हैं, बाय कंसीडरिंग द रेक्टिलिनियर डिस्प्लेसमेंट्स। उसका क्या होता है कि m मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। अगर हम एक जोन की बात करते हैं मास 1 की, तो वहां पे हमारे पास जो एक रेक्टिलिनियर इक्वेशन डेवलप होती है वो क्या थी कि मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अब जैसे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करते हैं नॉर्मली कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू 0, कि अगर आप अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव ट्रीट कर रहे हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव ट्रीट कर रहे हैं तो आपका जो ओवरऑल कम्युलेटिव सम है वो आपका 0 होना चाहिए, या अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो हमारी इक्वेशन कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई होगी। अगर हम मास 1 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक हमारे पास K1 इंटू x1 है, दूसरा हमारे पास K2 x1 माइनस x2 है। अब ये दोनों फोर्सेस, अब हम डायरेक्शन किस तरह से चूज करें कि आया हम अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर करें या डाउनवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव कंसीडर करें या अपवर्ड को नेगेटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर करें। तो यहाँ पे जो कंडीशन है कि हम नॉर्मली जो स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर यूज करते आए थे कंडीशन कि इन सम ऑफ ऑल द इक्विलिब्रियम कंडीशंस हम क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ट्रीट कर रहे थे फॉर द केस ऑफ मूवमेंट्स, और आपके जो फोर्सेस थे वर्टिकल फोर्सेस उनके केस के अंदर हम अपवर्ड को पॉजिटिव ट्रीट करते थे और डाउनवर्ड को नेगेटिव ट्रीट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो आपके फोर्सेस हैं एक्सटर्नल, अगर वो फोर्सेस आपके मूव कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, अगर फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन एक्ट कर रहे हैं इट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव। अगर आपके फोर्सेस अपोजिट टू द एक्सीलरेशन मूव कर रहे हैं तो दैट फोर्सेस विल बी कंसीडर्ड एज अ नेगेटिव फोर्सेस। So external forces acting in the direction of acceleration will be considered positive, and the external forces acting opposite direction of the acceleration will be considered negative. अब यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास ये इक्वेशंस डेवलप हो गई सारी चीज़ें और हमें साइंस का पता चल गया कि हमने वो फोर्सेस अगर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दोनों एक साथ एक्ट कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो हम उनको पॉजिटिव ट्रीट करेंगे। अगर वो फोर्सेस आपके एक्सीलरेशन के अपोजिट मूव कर रहे हैं तो उस केस को हम नेगेटिव फोर्सेस ट्रीट करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे ये सारा मॉडल जो है वो हमने इक्वेशंस का चूज कर लिया कि हमारे पास जो मॉडल था वो ये कंप्लीट मॉडल आ गया। अब मास 1 के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन मास 1 के लिए किस तरह से हो गई कि मास 1 इंटू एक्सीलरेशन 1, मास 1 इंटू एक्सीलरेशन x1 डबल डॉट इज इक्वल्स टू दो फोर्सेज हैं, एक K1 x1 है, दूसरा K2 x माइनस 1 है, क्योंकि ये दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम है। अब यहाँ पे हमारा ये फोर्स जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन मूव कर रहा है, तो इस वजह से हमने इसको नेगेटिव कंसीडर किया कि माइनस K1 इंटू x1।
एग्जैक्टली जो अदर फोर्स है वो भी आपका अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन के मूव कर रहा है, तो इसको भी हमने नेगेटिव कंसीडर किया, माइनस k2x1 माइनस x2। अब इक्वेशन हमारे पास जो जनरल इक्वेशन डेवलप हो गई। अब इस इक्वेशन को मजीद सॉल्व करते हैं कि m1x1 डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस k1x1 माइनस k2x1 इंटू प्लस, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस प्लस k2x2। इक्वेशन को मजीद हमने सॉल्व किया, m1x1 डबल डॉट इज इक्वल्स टू माइनस x1, यहाँ पे हमने इन दोनों वैल्यूज में से x1 को कॉमन ले लिया, माइनस x1 k1 प्लस k2 ब्रैकेट के अंदर बच गया प्लस k2 इंटू x2। इसको मजीद हमने ये जो वैल्यूज थी इनको हमने स्विच कराया, या दोनों वैल्यूज को जो है वो हमने एक तरफ ले गए, जिस तरह हम सॉल्व करते हैं मजीद इक्वेशन को। ये माइनस की वैल्यू थी, इस माइनस की वैल्यू को हम ब्रैकेट के उस तरफ ले गए, प्लस की हो गई, m1x1 डबल डॉट प्लस x1 k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू k2 x2। इक्वेशन को मजीद हमने रीअरेंज किया, मास 1 इंटू एक्सीलरेशन 1 प्लस x1 k1 k2 प्लस ये ब्रैकेट के उस पार जो वैल्यू थी k2 x2, या मान ब्रैकेट की इस तरफ जब स्विच कराई तो ये हमारे पास होगी माइनस k2 x2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास जो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप हुई फॉर मास 1, ये हमारे पास फाइनल जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप हो गई मास 1 के लिए। इसी तरह से जब हम मास 2 के लिए सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मास 2 के लिए इक्वेशन किस तरह से डेवलप होती है वो यहाँ पे आ गई कि मास 2, इसके ऊपर दो फोर्सेज हैं, एक आपका डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, दूसरा अपवर्ड एक्ट कर रहा है। डाउनवर्ड जो k2 एक्ट कर रहा है ये बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन मूव कर रहा है, तो ये फोर्स हमारा पॉजिटिव हो गया। m2 इंटू एक्सीलरेशन 2 इज इक्वल्स टू k2x माइनस 1 पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, माइनस क्योंकि दूसरा जो फोर्स है आपका k3 वाला फोर्स, ये आपका अपोजिट टू द एक्सीलरेशन मूव कर रहा है, इसलिए हमने इसको नेगेटिव कंसीडर किया, माइनस k3x2 माइनस x2 माइनस x3 सॉरी। डाउनवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, अपवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, क्योंकि हमारी एक्सीलरेशन जो है वो आपकी डाउनवर्ड मूव कर रही है तमाम केसेस के अंदर। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, k2x1 माइनस k2x2 माइनस k3x2 प्लस k3x3। इक्वेशन को मजीद हमने सिंप्लीफाई किया तो टोटल इक्वेशन हमारे पास डेवलप हो गई मास 2 एक्सीलरेशन 2 या x2 डबल डॉट प्लस x2 k2 प्लस k3 माइनस k2x1 माइनस k3x3। इसको हमने दोबारा रीअरेंज किया कि जो 1 टर्म्स थे, x1 की वैल्यूज हमने पहले ले आए, x2 की बाद में, x3 की बाद में, तो फाइनल आफ्टर रीअरेंजिंग वी गॉट मास 2 इंटू एक्सीलरेशन 2 माइनस k2x1 प्लस x2 k2 प्लस k3 minus k3 into x3 is equals to 0. So this is the differential equation for mass 2. टोटल जो फाइनल हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप हुई मास 2 के लिए वो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। एग्जैक्टली इसी तरह से जब हमने मास 3 के लिए इक्वेशन ड्राइव की तो अगेन मास 2 की तरह ही जो k3 का फोर्स था वो पॉजिटिव एक्ट कर रहा है, और डाउनवर्ड जो फोर्सेज है k4 का वो आपका अपवर्ड में डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सीलरेशन मूव कर रहा है, वो नेगेटिव कंसीडर होगा। तो एग्जैक्टली यही हमारे पास m3 एक्सीलरेशन 3 इज इक्वल्स टू k3 आपका इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन मूव कर रहा है, पॉजिटिव हो गया k3x2 माइनस x3 माइनस k4 आपका जो है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन मूव कर रहा है, माइनस k4x3 माइनस x4। इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई किया, मजीद हमारे पास जो इक्वेशन डेवलप हुई मास 3 एक्सीलरेशन 3 प्लस x3 k3 प्लस k4 माइनस k3x2 माइनस k4x4 इज इक्वल्स टू 0। आफ्टर रीअरेंजिंग हम टर्म्स को ऊपर नीचे करते हैं, मास 3 एक्सीलरेशन 3 माइनस x2 का टर्म हमारे पास था, इसको पहले ले आया, x1 का है नहीं इस इक्वेशन के अंदर, माइनस k3x2 प्लस x3 का टर्म माइनस x4 का टर्म। तमाम इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास जो है वो फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप हुई जो कि हमारे मास 3 के लिए थी इस सिस्टम के अंदर, ये मास 3 था हमारा। इसी तरह से हम जब मास n के लिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन, हमारे पास मास n के ऊपर हमारे पास फोर्सेस कितने हैं, सिर्फ एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो हमारे पास जो है वो, और ये डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन था, इस वजह से हम इसको पॉजिटिव रीड कर रहे हैं। सो मास n एक्सीलरेशन n इज इक्वल्स टू kn xn माइनस 1 माइनस xn, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। सिंप्लीफाई किया, हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप हुई फॉर मास mn, मास इंटू एक्सीलरेशन n माइनस kn xn माइनस 1 प्लस kn xn इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर n नंबर ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास ये आ गई, या n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए आ गई। सो नाउ वी गॉट ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि हमारे पास नंबर 1 मास के लिए भी आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन, नंबर 2 मास के लिए भी आ गई, नंबर 3 मास के लिए भी आ गई, और n नंबर ऑफ मासेस के लिए भी आ गई। सो ऑल द इक्वेशंस आर मेड ऑफ 2 बेसिक टर्म्स। कि अगर आप इक्वेशंस के अंदर फोकस करते हैं, ये आपके पास m1 की इक्वेशन थी, ये आपके पास m2 की इक्वेशन, ये आपके पास m3, इसी तरह से आप इसको ड्राइव करते हुए नीचे आ जाओगे सब तमाम में सिमिलरली, और ये आपके पास n नंबर ऑफ मासेस के लिए इक्वेशन आ गई, यानी n नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए इक्वेशन आ गई। अब ये तमाम इक्वेशंस के अंदर हमारे पास 2 टर्म हमें कॉमन मिले, कि एक जो है हमारे पास जो एक प्रोडक्ट बनता है वो हमारा है मास इनटू एक्सीलरेशन का, और दूसरा हमारा बनता है स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट का। जैसे आप देखो पहले हमारे पास क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन, स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास इनटू एक्सीलरेशन, स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट, मास एक्सीलरेशन, स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगेन एग्जैक्टली सेम इसी तरह से मास एक्सीलरेशन, स्टिफनेस डिस्प्लेसमेंट, स्टिफनेस डिस्प्लेसमेंट। तो हमने 2 कॉमन चीजें हमें मिली, कि एक हमारे पास जो प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है वो हो रहा है मास इनटू एक्सीलरेशन का, और दूसरा कॉमन टर्म जो डेवलप हो रहा है वो हो रहा है मास इनटू स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट का। तो अब ये दोनों चीजें आने के बाद हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक मैट्रिक्स डेवलप करते हैं, वो मैट्रिक्स हमने डेवलप करना है मास और एक्सीलरेशन का। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हमने मैट्रिक्स डेवलप करना है इस जो हमारे पास स्टिफनेस है उसका और डिस्प्लेसमेंट का। तो 2 हमारे पास पार्ट बन गए, एक हमारे पास बन गया मास इनटू एक्सीलरेशन और दूसरा बन गया स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम पहले जो चूज करते हैं वो हमने चूज किया मास इनटू एक्सीलरेशन टर्म, और उसका हमने मैट्रिक्स ड्राइव करता है। अब आते हैं मास मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन के ऊपर। मास इनटू एक्सीलरेशन का जो मैट्रिक्स है वो किस तरह से डेवलप होता है। अब 2 हमारे पास सेट बन रहे थे, एक हमारा सेट क्या था, मास इनटू एक्सीलरेशन का, और दूसरा था स्टिफनेस इनटू डिस्प्लेसमेंट का। अब सबसे पहले हम मास इनटू एक्सीलरेशन की बात करते हैं। जो हमने इक्वेशंस ड्राइव की पहले, यहाँ पे आपको तमाम इक्वेशंस नजर आ रही हैं। इसके अंदर अगर हम देखें कि एक्सीलरेशन x1 जो था, x1 डबल डॉट, इसका कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास सिर्फ m1 है। तो हमने यहाँ पे m1 x1 की जगह पे हमने m1 लिखा। x1 जो हमारा x1 का जो कोफिशिएंट था वो m1 था, और यहाँ पे हमारे पास x1 का या x2 का कोई भी कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं है दूसरा, तो x3 का भी नहीं है, xn का भी नहीं है। तो हमने यहाँ पे x2 की जगह पे 0 लिख दिया, x3 की जगह पे भी 0, और इसी तरह से xn की जगह पे भी हमने 0 लिख दिया। इसी तरह से हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर हमने जब चेक किया तो हमारे पास यहाँ पे x1 का या एक्सीलरेशन 1 का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है इस इक्वेशन के अंदर।